रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेहा अपने पति विराज, ननद माया और सास विभा के साथ रहा करती थी। नेहा की शादी को 5 साल हो गए थे, पर अब तक उसे कोई औलाद नहीं थी। उसकी औलाद ना होने का दोषी हर कोई माया को ही ठहराया करता, पर नेहा के बच्चा ना होने पर माया को दोषी क्यों ठहराया जाता था, आइए जानते हैं। माया अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसकी भाभी आती है और अपनी ननद से कहती है, माया, आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? हाँ भाभी, जाना तो है, पर क्या करूँ, आज लेट हो गई उठने में। कोई बात नहीं, वैसे मैंने खाना बना दिया है और मैंने आपका खाना भी पैक कर दिया है, तो जल्दी से ले लो और जाओ ऑफिस। नेहा की बात सुनकर माया उसके गले लग जाती है और अपना बैग लेकर अपने कमरे से बाहर जाने लगती है। तभी उसके सामने उसकी माँ विभा आ जाती है और उसको इतनी जल्दबाजी में जाते देखकर वो उसे रोकते हुए कहती है, माया, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दबाजी में? वो आज मुझे ऑफिस के लिए काफी लेट हो गया है, इसलिए मैं आपसे आकर बात करती हूँ। ऑफिस जाकर भी क्या करेगी? तुझे क्या लगता है कि तू बाहर काम करने से तू इस घर पर बोझ नहीं बनेगी? अरे तू इस घर पर बोझ है और रहेगी, चाहे तू बाहर काम कर या मत कर। बाहर काम करने से इस घर का बोझ कम नहीं हो जाएगा। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? अभी माया ऑफिस जा रही है, उसको जाते वक्त ऐसे मत बोलो। क्यों ना बोलूं? अरे इसने अपनी उम्र देखी है, बुढ़िया होती जा रही है, पर शादी करने का नाम ही नहीं ले रही है। इसकी शादी नहीं हो रही तभी तो तुझे कोई बच्चा नहीं हो रहा। शुरू से इसके पैर सही नहीं है, पर मेरी इस घर में सुनता ही कौन है? विभा के मुंह से खुद के लिए ऐसी बातें सुनकर माया के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है, पर वो अपनी उस समय उसको कुछ नहीं बोलती और अपनी आंखों में आंसू लिए वो बिना खाना खाए वहाँ से चली जाती है। और वहीं नेहा अपनी सास विभा से कहती है, माँ जी, आप ननद जी से हर समय ऐसे क्यों बात करती रहती हैं? आखिर वो भी तो आपकी बेटी ही है ना। भला कोई माँ अपनी बेटी को इस तरह से ताने कैसे दे सकती है? वो मेरी बेटी नहीं है नेहा, और हाँ, तू चाहे इस बात को मान या मत मान, पर वो मनुष्य है, मतलब है। पर कैसे माँ जी? आखिर एक बेटी अपनी माँ और अपने घर के लिए मनुष्य कैसे हो सकती है? मैं तुझे फिर बता रही हूँ बहू कि वो मेरी बेटी नहीं है। माया मेरी जेठानी की बेटी है। जब वो 12 साल की थी तब उसके माँ बाप की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसको पालने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए तेरे ससुर जी इस मनुष्य को मेरे घर ले आए। इसके आते ही कुछ दिनों बाद मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी। मरते मरते बचा था वो, लेकिन समय के साथ साथ तो वो ठीक हो गया। और जब वो ठीक हुआ तब तो तेरे ससुर की जॉब चली गई और कुछ साल बाद तो वो स्वर्ग सिधार गए। वो मुझे माँ बोलती है, पर मैं उसको अपनी बेटी नहीं मानती। ये सब होने के बाद तू आई तो तुझे कोई बच्चा नहीं हो रहा। उसकी उम्र निकलती जा रही है, बुढ़ी होती जा रही है, पर शादी नहीं कर रही है। क्या सच में ऐसा है? हो भी सकता है, क्योंकि जब ये मेरी अपनी सगी नंद नहीं है तो क्या पता सच में इसके पैर अच्छे ना हो। अपनी सास के मुंह से इतनी सारी बातें सुनकर कहीं न कहीं नेहा के मन में भी अपनी ननद के लिए हीन भावना पैदा हो जाती है। अब शाम को जब माया अपने घर आती है तब वो सीधा अपनी भाभी के पास जाती है और उसको पीछे से गले लगाते हुए कहती है, भाभी, आपको एक गुड न्यूज देनी है। माया, तुम्हें जो भी गुड न्यूज देनी है बाद में देना, पर अभी रहने दो, क्योंकि अभी मुझे बहुत काम है। हटो, अब मुझे खाना बनाने जाना है। अब माया का बर्ताव कुछ अलग था। ये देखकर माया खुद से कहती है, ये क्या, आज भाभी का बर्ताव इतना क्यों बदला हुआ है? क्या पता भाभी का मूड सही ना हो। कोई बात नहीं, भाभी को ये गुड न्यूज बाद में दे दूंगी। माया अब अपने कमरे में चली जाती है और आराम करने लगती है। इसी तरह अब समय गुजरता है। समय के साथ नेहा का बर्ताव माया के लिए बदलता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन अपनी भाभी के पास वो तेल लेकर आती है और उससे कहती है, भाभी, आप इतना काम क्यों करती हैं? भाभी इधर आओ, आज मैं आपके सर में तेल लगा देती हूँ, आपको बहुत लाइट फील होगा। आज इसको मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? कहीं ये मेरे साथ कुछ करने तो नहीं वाली? नहीं माया, मुझे भी तेल नहीं लगवाना, क्योंकि अभी मुझे बहुत काम है। उस काम को छोड़कर मैं यहाँ अगर तेल लगवाने बैठ गई ना तो माँ बहुत चिल्लाएंगी। भाभी, आज मैं छुट्टी पर हूँ ना, इसलिए आप आराम करो, घर का काम मैं कर लूंगी। इतना बोलकर माया अब अपनी भाभी के सर में तेल लगाने लगती है। तेल लगाने के बाद माया अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। शाम को जब विराज घर आता है तब नेहा अपने पति को कमरे में ले जाती है और उससे कहती है, विराज जी, मैं क्या बोल रही थी?
कि अब ननन जी की उम्र हो रही है। माँ कहीं ना कहीं यही सोचती हैं कि अब ननन जी को शादी कर लेनी चाहिए। ये कैसी बात करियो नेहा तुम तो जानती हो ना कि माया रिपोर्टिंग की ट्रेनिंग में है। हम उसकी ट्रेनिंग को छुड़वा कर उसकी शादी नहीं करवा सकते। पर विराट जी, ननन जी 25 साल की हो चुकी हैं। उनकी उम्र निकली जा रही है। अगर उनकी शादी अभी नहीं हुई तो उनकी झुर्रियां आने लगेंगी, उनकी स्किन डल हो जाएगी। देखो नेहा, तुम्हें अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, समझी तुम। और रही माया की बात, तो माया की शादी करवाने के लिए मैं अभी जिंदा हूँ, और जब मुझे लगेगा कि उसकी शादी करवा देनी चाहिए तो मैं खुद ही उसकी शादी करवा दूंगा। इसलिए अपना मुंह मत चलाना ज्यादा अब। हाँ, अब तो बोलोगे ही ना आप कि मैं मुंह चला रही हूँ। अपनी बहन को नहीं देखोगे आप, बूढ़ी हो रही है, उम्र निकली जा रही है। पर आप हैं कि आपको अपनी बुड्ढी बहन की शादी ही नहीं करवानी है। आपको नहीं पता, जब तक मेरी बुड्ढी ननन की शादी नहीं होगी तब तक इस घर में खुशियाँ नहीं आएंगी। नागिन की तरह अपना फन फैलाए बैठी है वो इस घर में। बस करो नेहा, बस करो। मुझे तुम्हें खुद की पत्नी बोलते हुए बहुत शर्म आ रही है। अरे कैसी भाभी हो तुम जो अपनी नंद को बोझ और नागिन कह रही हो। अरे वो बेचारी इतनी मदद करती है हमारी, पर तुम लोगों को वो दिखाई नहीं देता है, तुम लोगों को उसकी उम्र दिखाई दे रही है। विराट जी, वो हमारे बोझ के नीचे दबी हुई हैं। हम नहीं, वो हमारे घर में बैठकर मुफ्त का खाती हैं। हम नहीं। ये तुम्हारी लैंग्वेज तो नहीं है, किसकी भाषा बोल रही हो तुम? और तुम्हें किसने कहा कि वो इस घर में मुफ्त का खा रही है? तुम जानती क्या हो मेरी बहन के बारे में? और नहीं तो क्या, पिछले 5 साल से इसी घर में हूँ। सब दिखाई देता है कि किस तरह लड़के उसे रिजेक्ट करते चले आ रहे हैं। और वैसे भी माँ ने मुझे सब बता दिया है कि ये ना तो माँ की असली औलाद है और ना ही आपकी सगी बहन। अच्छा, तो ये सब माँ का किया कराया है। आज तो मैं माँ को छोड़ूंगा नहीं। माँ, यहाँ आओ। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहा है इतना? आखिर क्या मिल गया मेरी बहन की बुराई करके? अरे मैं ही आप लोगों से पूछता हूँ कि आखिर माया ने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? अच्छा तो ये बात है, उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर उसके नक्शे कदम सही नहीं है। यही मैं भी बोल रही हूँ माँ जी कि मेरी बुड्ढी ननन की शादी करवा दो, पर नहीं, इन्हें मेरी सुननी ही कहाँ है। भैया ये आप क्या कर रहे हैं? आप इस तरह भाभी पर हाथ क्यों उठा रहे हैं? रहने दीजिए। बस माया बस, अब तुम चुप रहोगी? इन्हें सच बताने दो मुझे। हाँ तो तुम दोनों, भले ये सगी नहीं है, पर आज जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ ना, ये जॉब मेरी काबिलियत पे मुझे नहीं मिली है, बल्कि माया के कारण मिली है मुझे। और जिसे तुम बुड्ढी बुड्ढी कह रही हो ना, वो ज्यादा समय के लिए यहाँ नहीं रहेगी, क्योंकि अगले महीने खुद वो यहाँ से दूसरे शहर जा रही है बॉस के साथ रहने के लिए। पर क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती भाभी, और मैं रोहन से शादी कर दूसरे शहर में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरी जॉब लग गई है। याद है मैंने आपको कहा था कि आपको एक गुड न्यूज बतानी है, पर आपने सुनी ही नहीं थी मेरी वो बात। और मैं पहले जहाँ पे जॉब करता था वहाँ पे मेरी जॉब कब की छूट चुकी थी, पर माया ने रोहन से कहकर मुझे काम दिलवाया। भाभी अब आपकी बुढ़ी ननद की शादी बहुत ही जल्दी हो जाएगी। माया और विराज की बात सुनकर नेहा और विभा की नजर शर्म से झुक जाती है, जिसके बाद वो दोनों माया से माफी मांगते हैं। माया अपनी भाभी और माँ से बेहद प्यार करती थी, बस इसीलिए वो उन्हें माफ कर देती है। इस तरह से समय गुजरता है। समय के साथ माया की शादी रोहन से हो जाती है। साधना एक बहुत ही चालाक और शातिर औरत थी। साधना के 5 बेटे थे, उनमें से 4 बेटों की शादी हो चुकी थी। साधना अपनी चारों बहुओं के साथ अपनी 5वीं बहू का घर में स्वागत कर रही थी। तभी अचानक से चौथी बहू निशा के हाथ से आरती की थाली जमीन पर गिर जाती है और निशा डरते हुए साधना से कहती है, माँ जी सच में मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया, आप मुझे माफ कर दीजिए। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, आप मुझे बस कोई सजा मत देना। कोई बात नहीं, इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? कोई बात नहीं, थाली ही गिरी है, जा दोबारा जाकर थाली तैयार कर ले आ। निशा को ऐसे डरते हुए देखकर टीना अपनी तीसरी जेठानी मेघना से कहती है, जेठानी जी, ये निशा जेठानी जी इतना घबरा क्यों रही है? थाली ही तो गिरी है, इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? मुझे कुछ नहीं पता, तो तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? अब आप इतना हिचकिचा क्यों रही है? मैंने बोल दिया ना, मैं जा रही हूँ, मुझे काम है। मेघना को ऐसे हिचकिचाते हुए देखकर टीना अपनी पहली जेठानी स्वाति और दूसरी जेठानी गीता के पास जाती है और उनसे बोलती है, जेठानी जी, ये मेघना दीदी ऐसी ही बात करती है क्या? हाँ। अच्छा, अब आप ये बताओ, मैं आप दोनों को जेठानी जी बोलकर बुलाऊं या दीदी बोलूं? हाँ। ये आप दोनों ने हाँ की रट क्यों लगा रखी है?
आपसे तुम भी आदत डालो, तुम्हें भी हाँ में ही जवाब देना है। हाँ हाँ, ये क्या बोल रही हो आप दोनों? हाँ हाँ, मैं ही क्यों जवाब दूं? और शब्द नहीं है क्या? कोई बात नहीं, तुम भी थोड़े दिन में समझ जाओगे। हाँ हाँ। टीना चारों बहुओं का बर्ताव देखकर अजीब सा महसूस करने लगती है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती। और ऐसे ही टीना की शादी को कई दिन निकल जाते हैं। इतने दिन निकल जाने के बाद एक दिन पांचों बहू एक साथ किचन में खाना बना रही होती है और तभी अचानक से स्वाति का पति हितेश और साधना रसोई में आते हैं और साधना कहती है, अरे क्या बात है, आज तो सारे एक साथ लगे हुए हैं। स्वाति, तुम कमरे में चलो, मुझे कुछ काम है। जी चलिए। जेठ जी, आप दीदी को थोड़ी देर बाद ले जाना, अभी तो हम सब खाना बना रहे हैं। तुम हम दोनों के बीच में मत बोलो। हाँ छोटी बहू, उसको कोई काम होगा, तुझे मियाँ बीवी के बीच में पड़ने की क्या जरूरत है। मैं तो बस आपसे पूछ रही थी। तुम बस खाना खाने के लिए ही अपना मुंह खोला करो। जेठ जी, ये आप कैसे बातें कर रहे हैं मुझसे? मैं आपके भाई की बीवी हूँ। भाई की बीवी है तो क्या सर पे चढ़कर नाचेगी? अब मैंने ऐसा क्या बोला? तुझे अभी बताया ना, हितेश ने तुझे बताया था ना कि बस मुंह तभी खोलियो जब खाना खाने बैठे। समझ गई? जैसे बाकी की 4 बहुएं हैं ना, बस हाँ हूँ बोलती है, वैसे ही तू भी बोलियो। हाँ हाँ, जैसे बाकी सब करती है, जरूरी नहीं कि वैसे मैं भी करूँगी। तू माँ से जुबान लड़ाती है, तेरी इतनी हिम्मत हो गई? आपकी भी तो इतनी हिम्मत हो गई कि आप अपने भाई की बीवी से बदतमीजी से बात कर रहे हैं। चल तू कमरे में, तुझे तो मैं बताऊंगी। इतना बोलकर साधना टीना को कमरे में ले जाकर बंद कर देती है और कुछ देर तक उसे कमरे में बंद ही रहने देती है। काफी देर तक जब टीना को कमरे से बाहर नहीं निकालते तो टीना अपने आप से कहती है, ये कैसा पागलों का परिवार है, यहाँ बहुओं को बोलने तक की आजादी नहीं दे रहे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, सारी जेठानी ऐसे गुंगी गुड़िया बनकर क्यों बैठी हुई है। मुझसे नहीं रहा जाएगा ऐसे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। टीना को धीरे धीरे सब समझ आता है। कई दिनों तक टीना भी बाकी 4 बहुओं की तरह ही रहने लगती है। कुछ दिनों बाद साधना से उसके घर मिलने उसका एक पुराना दोस्त लाला आता है और साधना लाला को देखकर कहती है, अरे लाला जी, आज यहाँ कैसे आना हुआ? आप तो जैसे हमें भूल ही गए। आपको कैसे भूल सकता हूँ मैं? आपसे ही तो हमारी जिंदगी में बाहर आती है। तभी आपने आज बाहर को याद किया। चलो अब ये बताओ, याद किया है तो कोई काम भी होगा। मुझे तो ताराबाई ने भेजा है, बोला है कि कोठे पर लड़कियाँ बहुत कम पड़ गई हैं। मतलब यहाँ मैं अपने बेटों की शादी करवाते जाऊँ और नई बहुएं लाते जाऊँ, लेकिन ताराबाई का कोठा नहीं भरेगा। जब से कोठे की हरियाली यहाँ आ गई है तो कोठा तो खाली ही लगेगा ना। पता नहीं और कितनी शादी करनी पड़ेगी मेरे बेटों को। सास बनी हो बस तुम, और ये बेटे तो है भी नहीं तुम्हारे। इतना प्यार क्यों आ रहा है तुमको उन पर? प्यार तो मुझे बस पैसों से है। अभी तक पता नहीं कितनी बार कितनी बहुओं का सौदा किया है, तो अब इन 5 का भी हो ही जाए। पैसों से तो तुम्हें इतना प्यार है कि तुम अपने मुंह बोले बेटों का भी सौदा कर दो। बात तो सही है, बस कोई अच्छा सा ग्राहक मिल जाए। हितेश को छोड़कर सबका सौदा कर दूं मैं तो। हितेश को क्यों छोड़ रही हो? अरे वो सब जानता है कि मैं कोठे में काम करती थी और अब बहू का भी सौदा कर रही हूँ, उससे ही तो चलते हैं मेरे सारे सौदे। अब इन 5 का भी हो जाए। ये छोटी वाली टीना बहुत चिक चिक करती है, वहीं जाकर अब करती रहे चिक चिक। ठीक है, मैं ताराबाई से पैसों की बात करके आता हूँ। तुम अपनी 5 बहू के सौदे की तैयारी करो। हाँ, इंतजार रहेगा मुझे भी इस सौदे का। साधना और लाला की बात वहीं खड़ी होकर टीना भी सुन रही थी और टीना सब कुछ समझ जा रही है कि सास एक कोठे वाली से अपनी 5 बहुओं का सौदा करने वाली है। उसे ये भी समझते देर नहीं लगती कि उसके 5 बेटे भी उसके सगे बेटे नहीं हैं, बल्कि उसके साथी हैं जो लड़कियों से शादी करते हैं और उन्हें घर में लाते हैं ताकि साधना उनको बेच सके। चारों बहुओं को ये बात पता थी, तभी वो इतना डर डर के रहती थी। फिर टीना सारी बातें सुनने के बाद चारों बहुओं के पास जाती है और वहाँ जाकर बोलती है, आप सब लोगों को ये बात पता थी, फिर आप यहाँ कैसे रह रहे थे? हमें पता था, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने कुछ भी किया तो ये हमारा सौदा कर देगी। कर देगी क्या? कर दिया। मैंने अभी उस लाला और साधना की सारी बातें सुनी है। वो 5 बहुओं का सौदा एक साथ कर रही है और अब हम 5 हैं। देखो अब हमारा क्या होगा? मुझे नहीं जाना कोठे पर। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, घर से भाग जाते हैं ना। कोई फायदा नहीं है,
क्योंकि पिछली बार जब साधना की बहू ने भागने की कोशिश की थी तो उसे बहुत मारा था। हाँ तुम सही बोल रही हो, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मार खाने के डर से हम लोग चुप रहे। करना है तो क्या करेंगे ये भी तो बताओ। वही तो सोचना है, तो जल्दी सोचो क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। पांचों बहुएं वहाँ से भागने की सोच रही थी। तभी अचानक से वहाँ लाला आकर पैसों का हिसाब कर लेता है और साधना पांचों बहुओं का सौदा कर देती है। और जैसे ही लाला और साधना पांचों बहुओं को लेने कमरे में जाते हैं, तभी पीछे से टीना और निशा आती है और दोनों के सर पर जोर से डंडा मारती है और दोनों वहीं बेहोश हो जाती हैं। तभी बाकी की 3 बहुएं बोलती हैं, इन्होंने तो हमारा सौदा कर दिया। मैंने पुलिस को बुला लिया। जब तक पुलिस आती है तब तक हम पांचों इन दोनों को बांध के रख देते हैं। तो बोल क्या रही हो, जल्दी चलो बांध देते हैं वरना दोनों होश में आ जाएंगे। हाँ जल्दी करते हैं और फिर बाहर चले जाएंगे क्योंकि अब हम इस घर में थोड़ी देर और भी नहीं रुक सकते। अगर हितेश ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ मुझे तो वैसे भी बहुत डर लग रहा है। लेकिन हम सारे यहाँ से भागकर जाएंगे कहाँ? तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब देखा जाएगा। पहले ये संभालना है। हाँ वैसे भी हमारे पति भी तो इसके साथ ही मिले हैं। ये भोली भाली लड़कियों से शादी करवाती है और कुछ लड़कियों को जमा करके उनका सौदा कर देते हैं। इतना बोलकर पांचों बहुएं साधना और लाला को बांध कर निकल जाती हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां आती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही साथ हितेश और उसके 4 भाइयों को भी पकड़ लिया जाता है। कुछ समय बाद ही जब वो सब पकड़े जाते हैं तो उन्हें कड़ी सजा मिलती है, जिसके बाद वो 5 बहुएं आजादी से अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती हैं। चेतन और चिंटू दोनों सगे भाई थे, लेकिन दोनों के नेचर में जमीन आसमान का अंतर था। चेतन बिल्कुल सीधा साधा था और चिंटू 1 नंबर का बदमाश और शरारती। एक बार वो अपने दोस्तों के साथ बाइक पर मस्ती करते हुए घूम रहा होता है कि तभी वो बाइक तेज करके जमीन का कीचड़ एक लड़की पर उछाल देता है और वो लड़की चिल्ला कर कहती है, अंधे हो क्या? इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती, सारे कपड़े खराब कर दिए। रोशनी की आवाज सुनकर चिंटू बाइक रोक देता है और उसके पास जाकर कहता है, माफ करना, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो इतनी सुंदर लड़की मुझे दिखी ही नहीं। अरे आपके तो कपड़े खराब हो गए। चलिए मॉल चलते हैं, मैं आपको नए कपड़े दिलवा दूंगा और हम साथ बैठकर कॉफी भी पी लेंगे। शक्ल देखी आपने, तुम्हारे साथ और मैं कॉफी पीऊं? नेवर। इतना कहकर रोशनी चली जाती है और चिंटू उसकी इस अदा का भी दीवाना हो जाता है। जहाँ चिंटू आए दिन रोशनी को छेड़ता था, वहीं रोशनी चिंटू को जरा भी पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और यूं ही एक दिन रोशनी की माँ विमला उसके कमरे में एक लड़के की तस्वीर लेकर आती है और कहती है, बेटी देख, तेरे लिए एक लड़का पसंद किया है। ये रही उसकी तस्वीर। चेतन नाम है, अच्छा कमाता है, शरीफ है, बड़े घर का है। माँ अगर आपको लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। आपकी हाँ मेरी हाँ। भगवान ऐसी बेटी सबको दे। जल्दी तेरी बात चलाती हूँ। जहाँ एक तरफ विमला और रोशनी चेतन को पसंद कर लेते हैं, वहीं चेतन की माँ कमला भी चेतन के कमरे में जाकर कहती है, बेटा मैंने तेरे लिए ये लड़की पसंद की है, रोशनी नाम है इसका, एक बार देख के बता कैसी है। चेतन भी रोशनी की तस्वीर देखकर उसे पसंद कर लेता है और चेतन और कमला रोशनी के घर उसे देख कर आते हैं और रिश्ता पक्का कर देते हैं। चिंटू को ये बात नहीं पता होती कि रोशनी ही उसकी भाभी बनने वाली है, पर दोस्तों से ये जरूर पता चल जाता है कि रोशनी का रिश्ता हो गया है। जिसके बाद वो एक दिन रास्ते में रोशनी को अकेला पाकर उसका रास्ता रोक कर कहता है, तुम मेरे अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती रोशनी, तू मेरी आइटम है, समझी क्या? मैं कहती हूँ मेरा रास्ता छोड़ दो। 2 दिन में मेरी शादी है, मुझे तैयारियाँ करनी है। अगर तुमने मेरा रास्ता दोबारा रोका ना तो मैं पुलिस बुला लूंगी और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा तेरी शादी है तो कर लेना, लेकिन एक शर्त पर जाने दूंगा, शादी से पहले तुझे मेरे साथ एक दिन घूमने चलना होगा। चिंटू रोशनी के धमकाने पर भी अपनी बदतमीजी कम नहीं करता और रोशनी को मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ता है। जिसके बाद पुलिस चिंटू को बहुत मारती है और जेल में बंद कर देती है और उसके बाद चिंटू जेल से ही किसी से फोन मांगकर
अपनी माँ को कॉल करके कहता है, माँ मैं चिंटू बोल रहा हूँ। माँ मैं 1 हफ्ते के लिए गोवा घूमने आया हूँ, तो मैं भाई की शादी में नहीं आ पाऊंगा। तुझे शर्म नहीं आती चिंटू? यहाँ तेरे भाई की शादी है 2 दिन बाद और तू गोवा घूमने गया है। भाई की शादी जरूरी थी या गोवा नाच पिटे? माँ अचानक प्लान बन गया, दोस्तों ने टिकट बुक कर ली थी। मेरी भाभी से मैं 1 हफ्ते के बाद मिल लूंगा। अब आप फोन काटो, मुझे बीच पर नहाने जाना है। चिंटू को बीच पर नहाने नहीं जाना होता, बल्कि एक हवलदार उसकी पिटाई करने आया होता है, जो उसे जमकर मारता है। और 2 दिन बाद रोशनी की शादी चेतन से हो जाती है। चेतन और रोशनी की जोड़ी तो राम सीता सी थी, तो ऐसे में इनके बीच रावण का आना तो बनता ही था। रोशनी अपने ससुराल को अच्छे से संभाल लेती है और दिन बीतते हैं, जिसके बाद एक दिन रोशनी की जिंदगी का रावण चिंटू उसके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और रोशनी दरवाजा खोलकर कहती है, तुम यहाँ कैसे? निकलो यहाँ से। जहाँ रोशनी चिंटू को देखकर हैरान थी, वहीं चिंटू भी उसे देखकर हैरान था। तभी पीछे से कमला आकर रोशनी से कहती है, अरे बहू, ये चिंटू है, मेरा छोटा बेटा। गोवा घूमने गया था और तू क्या बाहर खड़ा है? अंदर आ। जिसके बाद चिंटू अंदर आ जाता है और उसके मन में लड्डू ये सोच सोच कर फूटने लगते हैं कि जिस लड़की को वो छेड़ता था वही उसकी भाभी बन गई है। और वो मन में कहता है, वाह मेरी तो चांदी हो गई, अब तो मुझे खुलेआम भाभी से रोमांस करने का मौका मिलेगा। वाह चिंटू वाह। एक तरफ चिंटू खुश होता है तो दूसरी तरफ रोशनी अपने मन में सोचती है, इस चिंटू के बारे में ससुराल वालों को बताकर कोई फायदा नहीं है। वैसे भी तू नई है, कोई तेरी बात का यकीन नहीं करेगा और शायद ये चिंटू भी मार खाकर सुधर गया होगा। ये सोचकर रोशनी भी बात को टाल देती है और थोड़े समय बाद चेतन, चिंटू और कमला और रोशनी सब साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी चिंटू रोशनी पर ताने कसते हुए कहता है, अरे भैया आपने भाभी तो बड़ी कमाल की देखी है, एकदम पटोला। चिंटू तमीज से बात कर, भाभी है तेरी। माना तू मेरा लाडला है, लेकिन तुझे बोलने की तमीज सिखानी पड़ेगी क्या? तभी तो बोला, भाभी से इतना मजाक तो कर ही सकते हैं, भाभी से रोमांस की तो प्रथा है भारत में। देखिए देवर जी, प्रथा भी यही कहती है कि भाभी माँ समान होती है। अब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? रोशनी का करारा जवाब सुनकर चिंटू की तो बोलती बंद हो जाती है और चेतन को उसका ये जवाब अच्छा लगता है और वो कहता है, चिंटू मेरी बीवी पोटले के साथ समझदार भी है, जरा बच के रहना। जहाँ एक तरफ कमला ममता में अंधी थी, तो वहीं चेतन सब समझता था कि उसका भाई गलत रास्ते पर है। ऐसे ही आए दिन चिंटू रोशनी को छेड़ता और ताने देता और उससे रोमांस करने की कोशिश करता, लेकिन रोशनी उसे देवर समझकर माफ कर देती। लेकिन एक दिन तंग आकर रोशनी मन में सोचती है, चिंटू का अब बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे चिंटू का भाभी से रोमांस करने का भूत उतर जाए, मैं अपने ससुराल में अच्छे से रह सकूं, वरना ये देवर हमेशा मेरा बसा बसाया घर उजाड़ने में लगा रहेगा। समय बीतता है और रोशनी एक प्लान बनाती है, जिसके बाद वो भी चिंटू से हंस हंस कर बातें करने लगती है और उसे हिंट्स देने लगती है कि वो भी उसे पसंद करती है। जिसके बाद चिंटू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और एक दिन चेतन को घर में ना पाकर चिंटू रोशनी के कमरे में जाता है और वहाँ बहुत अंधेरा होता है। वो देखता है कि रोशनी की साड़ी में कोई पीठ किए बैठा है, जिसे देखकर वो उसे पीछे से गले लगाकर कहता है, अरे मेरी रोशनी, मेरी जिंदगी में रोशनी करने वाली तुम हो, फिर ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों करके बैठी हो? आओ मेरी बाहों में, आ जाओ, मुझे भी मेरी भाभी से रोमांस करने का सुख दे दो। वो इतना कहता ही है कि तभी कमरे की लाइट जलती है और रोशनी और कमला पीछे से आते हैं और चिंटू ने जिसको गले लगाया था वो कोई और नहीं उसका भाई चेतन था। तभी रोशनी कहती है, अरे चिंटू, भाभी से रोमांस करते करते भैया से भी रोमांस करने लगे, लगता है आपको लड़के लड़कियां दोनों भाते हैं। अब आप सबको सच बता रहे हैं या फिर मैं बताऊं? सच? कौन सा सच? भैया सच ये है कि भाभी ने ही मुझे इतनी रात को कमरे में बुलाया था। जिसके बाद चेतन उसे थप्पड़ मारता है और गुस्से में कहता है,
तुझे शर्म नहीं आती? और कितना झूठ बोलेगा तू? मैं सब जानता हूँ कि तू कैसा है, लेकिन मैंने आज तक ये सब तेरी नादानी समझकर माफ कर दिया। लेकिन तूने तो अपनी भाभी से भी रोमांस करने की कोशिश की। जिसके बाद चिंटू को अजीब लगता है और वो सब सच बता देता है और माफी भी मांगता है। उसकी माफी सुनकर चेतन और रोशनी उसे माफ कर देते हैं। वहीं कमला कहती है, मैं ऐसे बेटे को घर में नहीं रख सकती जिसके साथ मेरी बहू ही सुरक्षित नहीं है। चला जा यहाँ से, दोबारा लौट कर मत आना। तेरी सजा यही है कि तू अब इस घर में नहीं रहेगा। कमला अपने बेटे चिंटू को अपनी बहू की खातिर घर से निकाल देती है और चिंटू को भाभी से रोमांस की सजा हमेशा के लिए घर से बेदखल होकर काटनी पड़ती है। तो आपके हिसाब से उसने सही किया या गलत, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आप कमला की जगह होते तो क्या करते? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।